हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 की, जो भारतीय संवैधानिक विकास का पहला अध्याय है। और इस अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश उपनिवेश के अंग से भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर अपना शासन करती थी। तब तक भारत ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था, और जब ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ने या ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो भारत बन गया ब्रिटिश साम्राज्य का अधीन राज्य। इससे पहले हम लोगों ने 1857 के विद्रोह पर चर्चा की थी, और वो इसलिए क्योंकि 1857 का विद्रोह संवैधानिक विकास को पढ़ने के लिए बहुत अनिवार्य था। अब आइए यहां पर चर्चा करते हैं 1858 का अधिनियम। सबसे पहले इसका प्रारूप तैयार कर लेते हैं। 1858 का अधिनियम, जिसमें परिस्थिति की परिवर्तनीयता 1857 का विद्रोह है। हर कानून तत्कालीन परिस्थितियों के आधार पर बनता है, अर्थात किसी भी कानून में, चाहे वो स्वतंत्र भारत हो चाहे वो गुलाम भारत रहा हो, परिस्थितियां कानून निर्माण में बहुत बड़ी स्थिति होती है। हर समय हर स्थिति में अगर आप देखेंगे तो परिस्थितियों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हमने इस परिस्थितियों का अध्ययन किया, और अब हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत सबसे पहले शासन की संरचना पर चर्चा करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि शासन का स्वरूप अर्थात प्रकृति कैसी रही। क्या इस अधिनियम में निर्वाचन को शामिल किया गया या नहीं किया गया? क्या इस अधिनियम के तहत कार्यों का विभाजन हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? तो सबसे पहले जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें शासन की संरचना 3 भागों में बटी हुई थी। मुख्यतः शासन को संचालित करना था भारत परिषद को, जो ब्रिटेन में रहा करती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के नेतृत्व में काम करती थी। दूसरा जो भारत में रहता था वो कार्यकारी परिषद थी, जो गवर्नर जनरल या इसी को हम वायसराय कहते हैं, रीनेम्ड कर दिया गया था 1858 के अधिनियम के तहत, वो था। और फिर प्रांतों के लिए कुछ कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। तो एक एक करके पहले हम पूरी संरचना के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि स्थिति कैसी रही। तो सबसे पहले भारत परिषद के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत परिषद, इसका गठन क्या रहा। इसमें कंटेंट भी मैंने आपको दिया हुआ है। भारत परिषद संपूर्ण शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से निकल करके और भारत परिषद के पास केंद्रित हो गया। भारत परिषद में 15 सदस्य हुआ करते थे कुल। इन 15 सदस्यों में से 8 सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे, और 7 सदस्य ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक प्रतिनिधि होते थे। इसका मतलब है कि भले ही सरकार का आकार बदल गया है, सरकार का स्वरूप बदल गया है, सरकार की प्रकृति बदल गई है, लेकिन लगभग आधे सदस्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं भारत परिषद में। तो यह स्थिति रही। संपूर्ण परिषद अनन्य रूप से इंग्लैंड के व्यक्तियों से मिलकर के बनती थी, अर्थात यहां पर भारतीयों का कोई प्रतिनिधि नहीं होता था। भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, जिसको भारत मंत्री भी कहा जाता था, और यही उस शासन का संचालन करता था। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले शासन किया करता था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको समाप्त कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की शक्तियां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात एसएसआई और उसकी सभा, जिसको इंडिया काउंसिल या भारत परिषद कहा जाता है, उसको सौंप दी गई। इस तरीके से 1784 का अधिनियम, जिसके माध्यम से पहले शासन हुआ करता था,
द्वैध शासन की प्रकृति थी 1784 के अधिनियम में, उसको समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री और उसकी परिषद का पूरा खर्च भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। इस तरीके से यहां पर कुछ कंटेंट आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए ध्यान रखें कि एक भारत परिषद है जिसके 15 सदस्य हैं, 8 सदस्य राजा मनोनीत करेगा और 7 सदस्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल से आएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इसका अध्यक्ष होगा, जो ब्रिटेन में रहेगा, भारत मंत्री के तौर पर काम करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में बैठेगा। जो पुरानी शासन व्यवस्था के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको समाप्त कर दिया गया। 1784 का द्वैध शासन अधिनियम भी समाप्त हो गया और खर्चा पूरी तरीके से भारत के राजस्व पर आ गया। अब ये जो परिषद बनाई गई, इसका अधिकार क्या था, किस तरीके से यह अधिकारों का पालन करती थी और कौन कौन से दायित्व इसको सौंपे गए, वो आप देखें। भारत के शासन या राजस्व संबंधी सभी काम, सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी प्रकार की एक्टिविटीज, मतलब कुल मिलाकर के हर चीज का अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण, सब कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पास था। इस तरीके से भारत के प्रशासन पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक्सट्रीम कंट्रोल था, आत्यंतिक नियंत्रण। मतलब एक व्यक्ति है जो पूरी तरीके से नियंत्रण किया हुआ है। भारत का राज्य सचिव, जिसको मैं एसएसआई कह रहा हूं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था और ब्रिटिश संसद में बैठता था। यह भारत परिषद का सभापतित्व करता था और उसे एक डिसाइडिंग वोट करने का अधिकार भी होता था। यह जो एसएसआई है, यह सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में सभी शक्तियों का प्रयोग करता था। सम्राट का प्रतिनिधि है, स्वभावतः यह सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा। अब बात आती है कि ये जो भारत परिषद है, इसकी जवाबदेहिता किसके प्रति होती थी? ये भारत परिषद अकाउंटेबल था सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस के प्रति और उसी को अपनी रिपोर्ट करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि मंत्री भारत मंत्री था। अगर इसकी प्रकृति के बारे में हम चर्चा करें कि इसकी प्रकृति क्या है, तो यह असैनिक और एक गैर राजनीतिक संस्था थी। अब असैनिक और गैर राजनीतिक संस्था का आशय यह हुआ कि इसमें इंग्लैंड की सरकार में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी सरकार अगर बदल जाएगी तो एसएसआई वही बना रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत परिषद के 15 सदस्यों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि ये कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन करती थी, कौन कौन से कार्य इसको सौंपे गए भारत परिषद को। तो गवर्नर्स, जितने भी प्रांतों में गवर्नर्स हुआ करते थे, और गवर्नर जनरल जिसको वाइसराय कहते थे, उसकी काउंसिल के सदस्यों की नियुक्ति करना, यह अधिकार एसएसआई का था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का दायित्व था कि वो भारत में राजस्व, भारत के लिए रेलवे कानून, भारत के लिए कानूनों का निर्माण करना, इन सब के बारे में हर साल एक रिपोर्ट तैयार करे और उस रिपोर्ट को हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष प्रस्तुत करे। यह एसएसआई को दायित्व सौंपा गया। तीसरी बात अगर देखिए कि जो एसएसआई है उसको भारत परिषद की सलाह मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं थी। हालांकि वो तभी सलाह मानता था, केवल तभी उसके ऊपर सलाह बाध्यकारी हुआ करती थी जब वो भारतीय राजस्व के खर्च के विषय पर निर्णय लेता था। तो भारत परिषद के ऊपर, भारत परिषद की सलाह उसके ऊपर बाध्यकर हो जाती थी। तो ये तो बात हुई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत परिषद के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्यकारी परिषद। दूसरी परिषद कार्यकारी परिषद, जो भारत में रह करके काम करती थी। यह कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल के माध्यम से इस कार्यकारी परिषद को संचालित किया जाता था। इसका मुखिया गवर्नर जनरल, जिसको वाइसराय कहा जाता है। मैं अगर गवर्नर जनरल बोल रहा हूं तो आप वाइसराय समझा करिए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। इस कार्यकारी परिषद में भी अनन्य रूप से सरकार के उच्च अधिकारियों को शामिल किया गया था। सरकार के जितने भी उच्च अधिकारी थे, मतलब नो इलेक्शन नो इंडियंस,
सभी के सभी सदस्य ब्रिटेन के होते थे। भारत का इसमें किसी भी प्रकार का कोई पुतला भी शामिल नहीं किया जाता था इस कानून के तहत। कुछ सदस्य इसके अंतर्गत भी सम्राट के द्वारा मनोनीत किए जाते थे और कुछ सदस्य कंपनी के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये एक व्यवस्था थी जो कार्यकारी परिषद गवर्नर जनरल की हुआ करती थी, उसके बारे में प्रावधान था। तीसरा जो स्ट्रक्चर था वो था प्रांतीय कार्यकारी परिषद। ये अब प्रांतीय कार्यकारी परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा देश कुछ प्रांतों में बांट दिया गया था और प्रत्येक प्रांत के शीर्ष पर मुखिया के तौर पर एक गवर्नर, या अगर कोई प्रांत छोटा है तो वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता था। इसके बाद इनकी सहायता के लिए जो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर है, प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया था। इन प्रांतीय सरकारों को प्रांत के शासन से संबंधित सभी मामलों पर काम करने का अधिकार था। हालांकि जो भी काम ये करेंगे गवर्नर्स या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये गवर्नर जनरल के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन होंगे। मतलब इनके अंदर कोई स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसी स्थिति में इनको भारत सरकार का शक्तिहीन अभिकरण, पावरलेस एजेंसी कहा गया था। शक्तिहीन अभिकरण कहकर के पुकारा गया था। अब आप यहां पर देखिए कि जो आपने ये स्ट्रक्चर तैयार किया पूरा का पूरा, ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में क्या कहीं पर लोकतांत्रिकता नजर आ रही है आपको? क्या कहीं पर इसकी प्रकृति में लोकतांत्रिकता है? तो नहीं, यहां पर पूरी तरीके से तानाशाही अभी भी दिखाई दे रही है। यह अधिनियम सम्राट के आत्यंतिक नियंत्रण के सिद्धांत पर आधारित दिखाई दे रहा है, जिसमें देश का प्रशासन एक एकात्मक प्रवृत्ति का है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटेन की पहचान है। और इस यूनिटरी सिस्टम को भारत के अंदर कठोरता से लागू किया गया। इस अधिनियम में देश के प्रशासन में भारतीय जनता का या ब्रिटिश की जनता का भी कोई स्थान नहीं था। प्रशासन का संपूर्ण तंत्र अधिकारी तंत्र था, जिसका भारत की जनता से कोई लेना देना नहीं था। भारत की जनता की सहमति का इस पर कोई प्रभाव नहीं था। इसका मतलब हुआ कि लोकतंत्र का नामो निशान इस व्यवस्था में नहीं हुआ करता था। अगर हम बात करें कि क्या इलेक्शन इसके अंदर था, तो बिल्कुल नहीं था। इलेक्शन जैसी कोई बात थी ही नहीं। सभी सदस्य जितने भी आपने देखे वो मनोनीत किए जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नॉमिनेटेड है। नाम निर्देशन से भी ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब इलेक्शन की कोई स्थिति नहीं है। अगर कार्य विभाजन के बारे में देखा जाए तो इस अधिनियम में कार्यों के विभाजन या सेपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब यह हुआ कि भारत के शासन के लिए सभी प्राधिकार, चाहे वो नागरिकों के संबंध में प्राधिकार हो, चाहे सैनिकों के संबंध में हो, चाहे वो कार्यपालिकीय हो, चाहे विधायी हो, सब कुछ वायसराय पर निहित हुआ करते थे। और वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के प्रति उत्तरदायी था। मतलब सब कार्य गवर्नर जनरल के पास या वायसराय के पास, और वायसराय रिप्रेजेंट कर रहा है, वायसराय उत्तराधिकारी या वायसराय उत्तरदायी है एसएसआई के प्रति, और एसएसआई उत्तरदायी है हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति। तो एकात्मक व्यवस्था है, किसी भी प्रकार का कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस अधिनियम के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए वो एक महज औपचारिकता मात्र थी। इनको ये कहना कि ये परिवर्तन है तो बड़ा मुश्किल है। परिवर्तन केवल यही हुआ कि कंपनी का शासन, कंपनी की शक्तियां अब कंपनी के पास नहीं रही, बल्कि ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश सम्राट के पास आ गई। जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उन्होंने कहा था कि कंपनी के प्रशासनिक और आर्थिक क्रियाकलापों पर
सम्राट का नियंत्रण वैसे तो पहले से ही विद्यमान था और ये लंबे समय से सम्राट अपना नियंत्रण लेता चला जा रहा था। जैसे कि आप 1813 और 1833 के चार्टर में देखें तो वहां पर स्पष्ट दिखाई देता है कि कंपनी के द्वारा जितने भी क्षेत्रों को विजित किया गया है, प्राप्त किया गया है, वो सब सम्राट की संप्रभुता के अधीन है। यह स्पष्ट है 1813 और 1833 के अधिनियम में। आगे चलकर के 1853 में भी यह कहा गया कि कंपनी इन प्रदेशों में राजस्व को सम्राट की आज्ञा तक एक ट्रस्ट के रूप में संभाले हुए है। मतलब 1853 में स्पष्ट किया गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्रकार का ट्रस्टी है ब्रिटिश सरकार का। गवर्नर जनरल भी अभी तक कहने के लिए होता था तो कंपनी के सेवक थे, किंतु वास्तव में वे भी अब क्राउन के प्रतिनिधि हो गए। तो कंपनी के सेवक अब कौन बन गए? क्राउन के प्रतिनिधि। तो एक प्रकार से उनका प्रमोशन ही हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधिकार भी 1773, 1784, 1793, 1813, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ करके आए होंगे। 1833 है, 1853 है। इन कानूनों के द्वारा घटकर लगभग नाम मात्र के कर दिए गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक पैरालाइज हो गया। इन सब कारणों से राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी 1858 से पहले ही मृत हो चुकी थी। 1858 के अधिनियम ने तो इस मृत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शव को दफना भी दिया। मतलब उसकी सारी स्थिति खत्म हो गई। इस तरीके से कंपनी के शासनकाल की खामियों को दिखावे के लिए कंपनी के मत्थे पर थोपकर कंपनी से सत्ता ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ने अपने पास ले ली और एकात्मक तरीके से इसको संचालित किया गया। भारतीयों को बहलाने फुसलाने के लिए कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगर आपका शोषण किया है, आपके ऊपर जुल्म किया है, तो लीजिए हमने उस कंपनी से शासन अपने हाथों में ले लिया। लेकिन जुल्म तो अभी भी निरंतर जारी रहा। भारतीयों को अपनी ही शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार इस अधिनियम ने भी प्रदान नहीं किया। थैंक यू वेरी मच।